नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो लोक सेवा में रिक्रूटमेंट होता है, भर्तियां होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे बीए तृतीय वर्ष के लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती का अर्थ। तो भर्ती का अर्थ सामान्यतः क्या लेते हैं कि किसी भी सेवा में शामिल होना। लेकिन हम एल डी वाइट ने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्तियां होती हैं। डिमोक कहते हैं कि विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह के विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता वाले व्यक्ति को खोज करना भर्ती कहलाती है। तो इस प्रकार जो ये परिभाषा आई उससे हम ये पता चलता है कि किसी भी काम को सफल संचालित करने के लिए कुछ एक योग्य व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो उनको उस सेवा में शामिल करना ही भर्ती कहलाता है। अब भर्तियों के दो विचारधाराएं बताई, नकारात्मक भर्ती और सकारात्मक भर्ती। तो इसके बारे में बात करते हैं कि भर्ती के संबंध में लूट प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्माण किया जाता है। लोक सेवा आयोग बनाने का उद्देश्य नकारात्मक था। नकारात्मक इसलिए कि जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए। मूलतः इसका मुख्य कार्य शासकीय सेवा में धूर्तों से बाहर रखने का था। और ये धारणा बदलती गई कि एक बार में लोक सेवाओं के नौकरी के लिए व्यक्ति आने लगेंगे तो ऐसा क्रम बनता ही रहेगा, किंतु ये केवल भ्रम मात्र था। इसका परिणाम स्वरूप कई बार बहुत ही साधारण योग्यता रखने वाले व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाते हैं। भर्ती की इस निषेधात्मक प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि लोक सेवाओं के प्रति उदासीनता आ गई। लोक सेवा आयोग बड़े समूह में उच्च पदक्रम से प्रत्याशियों को छांटने के लिए औसत के नियम को लागू करने पर विश्वास करते थे। जे डोनाल्ड किंग्सले ने इस स्थिति के बारे में लिखा कि संभवतः धूर्तों को सेवा से बाहर रखा जाता है, किंतु शायद इस प्रकार अनेक योग्य एवं बुद्धिमान व्यक्ति भी बाहर रह जाते हैं। तो नेगेटिव अर्थ क्या होता है कि हमें रखना तो था धूर्तों को बाहर, लेकिन खोज किया जाता है जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भी इसमें नहीं आ पाते। अब दूसरा है सकारात्मक अवधारणा। तो ये क्या कहते हैं कि विभिन्न जो भी सरकारी पद हैं उनके लिए उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज के प्रयास किए जाने चाहिए, और चयन करते समय चयनकर्ता को लक्ष्य केवल कुशल और योग्यतम व्यक्तियों को चुनना होना चाहिए। तो हम दो बात कर दी, एक तो सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक मतलब क्या कि रोकना, कि जो धूर्त हैं उनको नहीं आने देना चाहिए, और सकारात्मक में क्या है कि योग्यों का चयन करना। अब जो भर्तियां होती हैं उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं के बारे में बात करें अपन। एक तो भर्ती का अधिकार किसे मिलना चाहिए, इसके बारे में भी हमें यह तय करना चाहिए कि भर्ती किसे मिले और क्यों मिले। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों की भर्ती कहाँ से की जाए, भीतर से या बाहर से भर्ती। तीसरा है भिन्न भिन्न पदों के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यताओं का निर्धारण भी होना जरूरी है। अगला है उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, कि या तो वो परीक्षा ली जाए या फिर उनका साक्षात्कार इंटरव्यू देके किया जाए। अगला है योग्यता का निर्धारण करने के लिए प्रशासकीय संगठन क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो भर्तियां हैं वो किस आधार पर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं लोक सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो लोक सेवाओं के लिए हम बात करते हैं तो दो प्रकार की हमें योग्यताएं मिलती हैं। एक तो सामान्य योग्यताएं और दूसरी है निवास से संबंधित योग्यताएं। अर्थात इसके सामान्य योग्यताएं हैं उनके भी अनेकों प्रकार हमारे सामने आते हैं। तो उसके अनेकों प्रकार में नागरिकता, सिटीजनशिप, अधिवास जो रहने आवास की आधार, तीसरा लिंग सेक्स, तथा चौथा आयु एज। तो नागरिकता में हम क्या निश्चिंतता करें कि वो अपने देश का ही नागरिक हो या अन्य देश का नागरिक भी चल सकता है। दूसरा अधिवास या निवास, तो इस आधार पर हमें यही योग्यता निर्धारण करनी चाहिए कि वो कहाँ का निवासी हो, उस निवास के आधार पर उसको किस प्रकार से योग्यता दी जाए। तीसरा है लिंग की योग्यता, कि स्त्री पुरुष को किस आधार पर योग्य बनाया जाए, या उनका आधार क्या होना चाहिए
कि वो पुरुषों को ही लिया जाए या फिर स्त्रियों को लिया जाए या फिर दोनों को, तो इसका आधार भी एक निश्चित होना जरूरी है। अगला है आयु की योग्यता, अर्थात जो भी सिविल सेवा है उसमें योग्यता आयु की निर्धारण करना भी इसके अंतर्गत आता है। ये कुछ एक योग्यताएं हैं। दूसरा है विशेष अर्हताएं। तो विशेष अर्हताओं में आएगी, ये तो सामान्य अर्हताएं थी कि ये तो होनी जरूरी है, निवास की, नागरिकता की, आयु की और लिंग की। दूसरी जो विशेषता है विशेष अर्हता, उसमें शिक्षा संबंधी अर्हताएं, अर्थात उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए, उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमें योग्यता का निर्धारण करना पड़ता है, अर्थात शिक्षा वो कहाँ तक प्राप्त करता है। कई बार क्या होता है भर्तियों में अनुभव का भी ले लेते हैं हम, जब भर्तियां देखते हैं तो उनमें अनुभव के आधार पर भी लोगों को शामिल किया जाए, तो एक दूसरी विशेष अर्हता है अनुभव। तीसरी है व्यक्तिक योग्यताएं, अर्थात उस व्यक्ति में कितनी काम करने की क्षमता है, उसमें कर्तव्य परायणता की क्या भावना है, तो इसका आधार भी विशेष योग्यता में शामिल किया जा सकता है। चौथा है प्राविधिकीय, अर्थात टेक्निकल योग्यताएं उसकी कितनी है, वो कितना बढ़िया टेक्निक तरीके से काम को कर सकता है, इसके बारे में विशेष योग्यताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और फिर है तो इसके आधार पर ये इसकी विशेष योग्यताएं हो जाती हैं। अब है योग्यताओं के बाद है इसकी योग्यता निर्धारित करने की रीतियां, अर्थात उस व्यक्ति में योग्यताएं क्या क्या हैं, उसकी योग्यताओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, तो ये इसके लिए कुछ एक रीतियां हैं, जिनमें लिखित परीक्षा अर्थात रिटन टेस्ट, कोई भी योग्यता कोई भी एग्जाम होगी सिविल सर्विसेज की अगर होगी तो उसमें वैकेंसियाँ निकलेंगी, उन वैकेंसियों का उसका एक सिलेबस होगा, सिलेबस के आधार पर उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं उनकी एग्जाम लगेगी, वो लिखित होगी। दूसरा है मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार, यानी लिखित के आधार पर ले सकते हैं, दूसरा मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार। ये इसका तात्पर्य ये है कि उस व्यक्ति को जो हमें लेना है उसको लिखित परीक्षा के बाद या तो मौखिक साक्षात्कार हो, परीक्षा हो, या फिर साक्षात्कार हो, तो उसमें इंटरव्यू के आधार पर या फिर सामान्यतः जैसे पहले कम व्यक्ति शामिल होना चाहते थे तो उनको डायरेक्ट लिखित साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाता था, लेकिन अब क्या है संख्या ज़्यादा होगी तो उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करवाने लग गए। अगला है कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, यानी कई बार क्या होता है ट्रेनिंग करवाना कि वो योग्य है या नहीं, तो उस व्यक्ति से उसकी कार्यकुशलता के बारे में ट्रेनिंग करवाते हैं और वो उसमें सफल हो जाता है तो उसको चयन कर लिया जाता है। अगला है शिक्षा एवं अनुभव का मूल्यांकन, उसने कहाँ तक की योग्यता प्राप्त कर रखी, कहाँ तक की शिक्षा उसने प्राप्त कर रखी है, तो उनके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। अगला है बुद्धि परीक्षा अथवा मनोवैज्ञानिक विज्ञान मूल्यांकन, अर्थात व्यक्ति में तात्कालिक जो निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं है, इसका मूल्यांकन भी किया जाना जरूरी होता है। तो ये कुछ एक रीतियाँ होती हैं जिसके आधार पर लोक सेवकों की भर्ती की जाती है। अब जो हमने बात करी तो उसमें परीक्षाओं में भी अनेकों परीक्षाओं के प्रकार थे, लिखित परीक्षा, और उसमें लिखित परीक्षाओं में भी दो हो जाते हैं, संक्षिप्त उत्तर परीक्षा, निबंधात्मक उत्तर परीक्षा। दूसरा जो मौखिक था उसमें भी अनेकों रीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। तीसरा जो कार्यकुशलता का प्रदर्शन था उसमें करना ही है। चौथा शिक्षा तथा अनुभव का उसका मूल्यांकन अलग है। बुद्धि परीक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कई बार रेलवे में इनमें ये IQ टेस्ट किया जाता है। अर्हताएं निश्चित करने वाले प्रशासकीय तंत्र कौन है, यानी जो योग्यताएं का निर्धारण कौन करेगा, तो योग्यताओं का निर्धारण करने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा अपने अपने आयोग बना लिए जाते हैं और उन आयोगों के माध्यम से उन व्यक्तियों को सर्च किया जाता है, खोजा जाता है। जैसे मान लो हम भारत की बात करें तो भारत में जो सेंट्रल लेवल की सर्विसेज होती हैं या अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उनका भर्ती के लिए UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये योग्यताओं को निर्धारित करती है, उनका योग्यता निर्धारण करती है, और भारतीय संविधान ने इनको लोक सेवा आयोग को संवैधानिक बना दिया है। अब भर्ती की आदर्श प्रणाली क्या होनी चाहिए, तो LD वाइट का कहना है कि यदि सेवाएं की शर्तें
निजी रोजगार की अपेक्षा बहुत कम संतोषजनक होंगी, तो लोक सेवाओं की ओर आकर्षित होने वाले उम्मीदवारों की कुशलता एवं योग्यता का स्तर नीचा होगा। वस्तुतः सरकारी पदों पर की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था में कुछ वांछित गुण होने चाहिए। जो भी सरकारी पदों पर भर्ती की जाए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो निष्पक्षता, यानी किसी भी प्रकार का कोई अपनत्व नहीं होना चाहिए, उसको निष्पक्ष रूप से भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। ईमानदारी, यानी ऐसा नहीं हो कि उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। गतिशीलता, काम करने वालों को शामिल किया जाए। नई खोज से युक्त, यानी जो भी काम करें, हम जो भी भर्ती करें तो उसमें नई नई चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर हम जो लोक कर्मचारियों की भर्ती हैं उनके बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।